सिटी साहब, जब पाइपलाइन और पेट्रोल और ये फ्यूल का तस्करा हो रहा है तो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस वक्त शील्ड ले रही है अगेंस्ट ऑल दिस क्राइसिस, वो ये कि वज़ीर आज़म ने जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं तो इधर पाकिस्तान में भी उस कीमत में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये बोझ गवर्नमेंट अपने ऊपर लेगी और ज़ाहिर है ज़िम्मे में उसे फ़ंड्स चाहिए होंगे, और उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा नहीं किया। और इसके साथ साथ हमारे वज़ीर ख़ज़ाना भी इजलास कर रहे हैं, वज़ीर आज़म भी इजलास कर रहे हैं, एक लॉकडाउन का प्रपोज़ल भी है सामने, लेकिन उसके साथ साथ सब्सिडी देने का मामला है कि मोटरसाइकिल को और रिक्शों को सब्सिडी के लिए एक प्लान मुरतब किया जा रहा है। केपी गवर्नमेंट ने जैसे ये जंग शुरू हुई और पेट्रोल प्राइस में इजाफा किया गया तो उन्होंने वहाँ सब्सिडी दे दी और ऐलान कर दिया, लेकिन अब जो प्लान वफाकी हुकूमत बना रही है वो सूबों से इस मद में फंड्स तलब कर रही है, उनको कह रही है कि आप शेयर दें। कितना काबिल अमल है ये, और ग्राउंड पे अवाम को इससे कितना फ़ायदा पहुंच सकता है हकीकी मद में? देखिए, और कोई चारा नहीं है, ये करना पड़ेगा और सूबों को पैसे देने पड़ेंगे। फेडरल गवर्नमेंट के पास तो है कुछ नहीं, ना ही IMF करने देता है, और IMF कह रहा है कि आप सूबों से पैसे लें, वो तो काफ़ी अरसे से कह रहा है। तो इसमें पीपल्स पार्टी जो है और KP वाले सबसे ज़्यादा रुकावट वो है, और उनको पीछे हटना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, नेशनल इंटरेस्ट। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये किस तरीके से करेंगे, कब तक ये चलेगा। देखिए, अगर तो ये ब्लॉकेड ऐसे ही रही काफी अरसा, बहुत हमारा हाल खराब हो जाएगा। अभी ऑलरेडी आप लॉकआउट्स कर रहे हैं, वर्क डेज कम कर रहे हैं, नया खबरें आ रही हैं कि सैटरडे संडे जो है वो सारा पाकिस्तान ही बंद हो जाया करेगा जी। सारा कुछ ही बंद कर देंगे सिवाय एसेंशियल सर्विसेज, हॉस्पिटल्स एंड फार्मेसीज। बाकी सब ही कहते हैं हम बंद कर देंगे, बिकॉज एनर्जी नहीं है आपके पास। और जब तक ये खुलती नहीं है, व्हाट विल यू डू। हमारे तो रिजर्व्स बहुत कम होते हैं, और फिर देखिए कुछ रिजर्व्स रखने पड़ते हैं ना फॉर वॉर। कल को इंडिया हावी हो जाता है, इंडिया को कर देता है कुछ, तो आपकी आर्म फोर्सेस को फ्यूल चाहिए ना। तो आप अपने फ्यूल्स जो स्टॉक्स हैं उनको तो आप इस तरीके से खत्म नहीं कर सकते कि लो जी दो सारे नो पेट्रोल दो, लाइफ गोज ऑन एज नॉर्मल, और पीछे से आ नहीं रहा है माल। तो ये बहुत से इश्यूज इस किस्म के नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। तो अब ये मुश्किल वक्त है। बाय द वे, ये सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं, सब दुनिया में, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स द यूनाइटेड स्टेट्स व्हिच हैज अ सरप्लस ऑफ एनर्जी, मगर कीमतें वहां भी बढ़ रही हैं। बांग्लादेश का भी यही हाल है, साउथ कोरिया, हर जगह पे, जापान, ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये पार्ट ऑफ इट। मगर मेरा जो इश्यू है वो ये नहीं है कि जी कितने दिन अब वर्क फ्रॉम होम होगा या कितनी देर ये चलेगा, वो है। मगर सवाल ये है कि ये जो आप सब्सिडी दे रहे हैं जी, अच्छी बात है। मैं काफी अरसे से ये कह रहा था कि पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम जो है, सड़कें बनाना बंद कर दे एक साल के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी खर्चे कम करें अपनी हुकूमत के, डेवलपमेंट के सो कॉल्ड, और MPs को पैसे देने बंद करें, और ये पैसे जो है आवाम जो इस वक्त पिस रही है उनको दें। अब इन्होंने ये जो क्या सिस्टम कौन सा बनाते हैं, किस तरीके के साथ ये गरीब आवाम को सहूलत मिलेगी, अमीरों को नहीं मिलेगी, यही है ना मसला। या तो सबको दे दे, वो दे नहीं सकते। सारा वक्त मुल्क भी खुला रहे, वो हो नहीं सकता। तो सिलेक्शन करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरीके से मोटरसाइकिल वालों को, रिक्शा वालों को सस्ती और तेल मिलेगा, और डीजल वालों को सस्ता तेल मिलेगा, और बाकी लोगों को जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं उनको सस्ता तेल नहीं मिलेगा, उनको महंगा ही तेल मिलेगा, उनको और कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब ये कैसे करेंगे? अब इसके अंदर बहुत सी फॉर्मूले चल रहे हैं, मगर मेरा ख्याल था कि शायद जितना सिंपल रखें इस चीज को उतना बेहतर है। जितना आप कॉम्प्लिकेटेड करेंगे उसमें करप्शन आ जाएगी और वो इनएफिशिएंसीज आ जाएंगी। अब ये मैंने सुना है कि कोई नए नए प्लान्स बन रहे हैं कि मोटरसाइकिल्स की जो रजिस्ट्रेशन है, लोगों को कहा जाएगा कि अपनी रजिस्ट्रेशन लेके आए और जाएं और दिखाएं और ये करें और वो करें, और फिर आपको कोई डिवाइसेस ऐप बन जाएगी। मैं समझता हूँ दिस इज नॉट राइट। ये कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं आप, ऐप शैप्स, ये वो। सिंपल तरीका जो है वो उसको सोचना चाहिए। हो सकता है, आई एम नॉट इन द लूप राइट नाउ, मगर जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट पे आप पैसे दे देते हैं लोगों को, आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है किस किस को देना है। यहाँ भी बड़ा आसान है, आपके पास रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स हैं, डेटा सारा इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है कि ये NIC नंबर है, ये ID कार्ड नंबर है, इस ID कार्ड के साथ इस गाड़ी की इस मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है। सिंपल। आप जाएं और अपना पैसे ले लें, दिखाएं अपना ID कार्ड, और वो चेक करें डेटा में कि मोटरसाइकिल इसी के नाम पे है। मतलब ये तो नादरा 1 सेकंड पे कर सकता है। तो ये कैश हैंडआउट्स देना जो है ना, वो बेहतर है बनिस्बत इसमें
کہ آپ پیٹرول پمپ پہ جائیں اور وہاں ایپ لگی ہو, آپ بھی لگے ہوئے ہیں ایسے ایسے کرنے, وہ ہاں پیٹرول پمپ والا بھی لگا ہوا ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اس کے اندر موٹر سائیکل کی رجسٹریشن نمبر بھی نوٹ ہو رہا ہے. مطلب ہے کہ آئی ڈونٹ نو, بہت سے لوگ ہیں جو کہ ایپ جن کو چلانی نہیں آتی, یا موٹر یہ جو پیٹرول اسٹیشن والے ہیں اگر وہ چلائیں گے ایپ تو وہاں کیا پرابلم ہو سکتی ہے. بہرحال اس کے اندر جو بھی ایکسپرٹس فیصلہ کریں, میرا یہی تجویز ہوگی کہ اس کو سمپل رکھیں. اور یہ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سبسڈی 4 سے 6 ماہ کے لیے دی جائے گی, تو ظاہر ہے اس طرح کا پلان ہی بنانا پڑے گا جو سمپل ہو. اور جو سیٹھی صاحب کا آئیڈیا ہے, ہم نے کووڈ ڈیز میں دیکھا تھا کہ ثانیہ نشتر صاحبہ نے اسی نوعیت کے آئیڈیا پر امپلیمنٹ کیا تھا اس عرصے میں جو لوگوں کو امداد دی گئی تھی. تو کووڈ ڈیز کا ایکسپیرینس بھی حکومت کے پاس موجود ہے. دیکھ لیا جائے, جی دیکھ لیا جائے, یا اسی نوعیت کا کوئی پلان. سیٹھی صاحب, یہ جو پیٹرول کو یا رکشوں کو سبسڈی دینے کا معاملہ, عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی اعلان ہوا تھا اس کا, جب پیٹرول 12 روپے بڑھا تھا, لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو پایا. پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ ایسا ہی ایک منصوبہ سامنے آیا, اور اب ایک بار پھر یہ منصوبہ سامنے آیا ہے, لیکن فائنل پلان میں شاید ابھی کچھ دن لگیں گے. اور یہ لاک ڈاؤن کا اعلان کرنا اور ان ساری چیزوں کی تفصیلات طے کرنے میں بھی ابھی حکام جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں. بڑی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, اور اس نوعیت کی کہ عوام کو کس طرح سے ریلیف دیا جائے, ان میٹنگز کا سلسلہ بھی جاری ہے. بڑے اعلانات کے دن آنے والے ہیں. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب سوالات کے انبار, بہت سے نام ہیں, بہت سے پرٹیننٹ کوشچن ہیں, ثقیل سوالات بھی ہیں. تو اس سے پہلے ہم ایک ذرا ہلکا پھلکا سوال شامل کریں گے, اس سے آغاز کریں گے, کیونکہ سبھی کے ذہنوں میں باقی سوالات کے علاوہ یہ سوال سب سے اوپر ہے. حیدرآباد سے ڈاکٹر طارق حسن کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ کیا بات ہے, آپ اتنا جلدی انگلینڈ چلے گئے ہیں, آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے یا وہاں کا موسم کچھ زیادہ ہی اچھا ہے؟ آج کل پاکستان میں بھی موسم بڑا اچھا ہے, سیاسی بھی اور ویسے بھی. تو کیا خیال ہے, کب آپ سے آپ کی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری ٹیم نے یہ سوال پلانٹ کروایا ہے کہ جی آپ کب واپس آ رہے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ میں اب کیا آپ کو بتاؤں, تھوڑی دیر مجھے بھی ریلیکس کرنے دیں. آپ نے اپنے حالات جو وہاں کیے ہوئے, لاک ڈاؤنس کیے ہوئے, پیٹرول نہیں مل رہا, سانو سکون ہے اتنے 10 دن سکون کرن دو, کی تمہیں مسئلہ تھوڑا, کوئی گل نہیں, آ جاؤں گے کم از کم. یار تھوڑی بہت تو ریلیکسیشن ہونی چاہیے نا. تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ واپس آئیں گے. میں چاہ رہا تھا کہ میں یہیں رہوں جب تک ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ گر نہیں جاتی. مجھے عائشہ کہہ رہی تھی کہ آپ جب بھی کوئی گورنمنٹ گرنے والی ہوتی تو آپ باہر چلے جاتے. تو اب یہ بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری حکومت بالکل گرنے والی نہیں ہے, اور نہ ہی اس کو کوئی گرا سکتا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں واپس جلدی آ جاؤں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ والا بھی جو ہے معاملہ وہ بھی آگے چلے گا ابھی کچھ عرصے. ایران میں بھی کوئی رجیم چینج نہیں ہونے والی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جلدی واپس آنا چاہیے. اس سے پہلے اور لندن گرمی میں آگے آپ لوگوں کے ساتھ, اور گرمی کے آگے آپ لوگوں کے ساتھ لوڈ شیڈنگ اور یہ وہ مرنا چاہیے. ٹھیک ہے, if you want me to suffer along with the rest of you, I'll do it. سولر سسٹم کے ہوتے ہوئے سیٹھی صاحب آپ سفر نہیں کریں گے, اور پاکستان میں ویسے خلاف معمول مارچ میں بھی موسم بہت اچھا ہے. اور اب جو ڈاکٹر طارق حسن سے آپ نے جو وہ کنٹروورسی منسوب کر دی کہ ہم نے پلانٹ کیا ہوگا, ڈاکٹر صاحب اب آپ اعلان لا تعلقی کریں ہم سے. لیکن سیٹھی صاحب آپ جب بھی ملک سے باہر گئے ہیں یہ حال ہی میں, تو کہیں نہ کہیں جنگ ضرور ہوئی ہے. ہم اس لیے آپ کو واپس بلانا چاہتے ہیں تاکہ امن پوری دنیا میں واپس آ سکے. تو آپ جلد از جلد واپس. چلو ٹھیک ہے, آپ ایسے کریں نا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں نا ان کو تھوڑا آگے بڑھائیں. جیسے ہی کوئی اچھی خبر آتی ہے میں واپس آ جاؤں. آپ جیسے ہی آئیں گے اچھی خبر آ جائے گی, آپ پلیز واپس آ جائیں. اور ڈاکٹر صاحب کی ریکویسٹ پر توجہ دیں, ہم نے انہیں بالکل پلانٹ نہیں کیا, نہ یہ سوال پلانٹ کیا گیا ہے. اچھا, اب آگے بڑھتے ہیں اور دیگر دلچسپ سوال جو کچھ سیریس بھی ہیں. محمد عبداللہ آوان ہارون آباد سے. سر, پاکستان کی کسی بھی کامیابی کو انڈیا اپنی ناکامی کیوں تصور کرتا ہے, جبکہ پاکستان میں تو ہمیں ایسا کوئی رویہ دیکھنے کو نہیں ملتا. اس کے برخلاف مجھے یاد پڑتا ہے 2023 میں جب چندریان کا مشن کامیاب ہوا تھا انڈیا کا, تو بہت سے پاکستانیوں نے بھی, ایون بہت سے مذہبی لوگوں نے بھی انڈیا کو اس بات پر مبارکباد دی تھی. لیکن جب کوئی بھی پاکستان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے تو انڈیا میں اتنی آگ کیوں لگ جاتی ہے؟ کیا حکومت, کیا اپوزیشن, کیا لبرل, کیا رائٹ ونگر, سب کو گھس کر مرچی لگتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر اس چچور پن کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, آسان سوال تو یہ ہے کہ کچھ احساس کمتری ہے, اور یہ تاریخی ہے پارٹیشن, کہ انڈیا کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اور چلا گیا. پرانے انڈینز جو ہیں اس کو تسلیم کرنے سے پرہیز کرتے, نہیں مانتے کہ جی ہم ایک ہی لوگ تھے, ایک ہی تھا, یہ کیا ہو گیا, ہمیں ایک ہونا چاہیے وغیرہ. یہ پرانی سوچ تھی. وہ ابھی بھی اس قسم کے لوگ ہیں, اور جب تو وہ پاکستان کے ساتھ پرابلم ہے.
मगर जो नई जनरेशन वहां बनी उनके कुछ और नए किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। उनके प्रॉब्लम्स ये है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा ब्रेन वॉशिंग हुई है उनकी इंडियन रियासत की। जो भी बुरा होता है वो पाकिस्तान का, और जिस किस्म के तल्लुकात खराब रहे हैं जिसमें दो हाथ से ताली बजती है, तो वो फिर जाहिर है इस किस्म का वहां माहौल भी है। और अब आ गई बीजेपी। बीजेपी का तो एजेंडा है ये, बीजेपी का तो ये मैनिफेस्टो है एंटी पाकिस्तान। तो इसलिए एक पूरा माहौल वहां, एक बयानिया बना हुआ है जिसके अंदर सारी जो नई जनरेशन है वो, उनको सिर्फ यही पता है और नहीं उनको कुछ पता। उनको कुछ पता नहीं है कि कश्मीर की तारीख क्या थी, यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस क्या थे, जवाहरलाल नेहरू ने क्या वादे किए थे, क्या कश्मीर इंडिपेंडेंट होना था या पाकिस्तान का हिस्सा बनना था, उनको कुछ तारीख का नहीं पता। अब तो खैर पूरा एक बयानिया बन गया है एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम। वो एंटी पाकिस्तान से बढ़ के एंटी मुस्लिम हो गया। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस किस्म के इश्यूज हैं कि इंडिया को हर बात जो है वो तकलीफ होती है पाकिस्तान। और अभी हाल ही में तो आपने देखा कि उनकी थोड़ी बहुत पिटाई कर दी हमने, तो उसके बाद जाहिर है वो they're even more obsessed with पाकिस्तान। और उनका जो विश्वा गुरु का टाइटल है वो भी पाकिस्तानी लीडरशिप करीब लेने जा रही है अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, वो तो आपने अब ऐड ही कर दिया, आजकल तो ज्यादा तकलीफ हो रही है। उल्टा हो रहा है, वक्त का पहिया उल्टा घूम रहा है। अच्छा सेठी साहब, जब ये तस्करा हो ही गया प्रेसिडेंट ट्रंप का, तो मलिक वकार अली इंग्लैंड से एक बड़ा गहरा सवाल पूछ रहे हैं। कौन सी पाकिस्तान के पास गिदड़ सिंगी है, या कौन सा ऐसा कोई इनके पास जादू है कि इन्होंने जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप को ऐसा काबू किया है कि हर बात पे वो इनकी तारीफ करते हैं। ये कोई आप बात समझा दें, कोई आपको समझ आती है, या आपकी भी जो नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है वो भी इस पे खत्म है? चैलेंज। देखिए, गिदड़ सिंगी कोई नहीं है, चालाकियां हैं, और पुरानी ट्राइड एंड टेस्टेड चालाकियां, और बहुत जबरदस्त आई मस्ट से कोऑर्डिनेशन बिटवीन आर्म फोर्सेस एंड सिविलियंस, जिसकी वजह से एक स्ट्रेटजी बनी है। और बाय द वे इसके ऊपर मैंने पहले भी तबसरा किया था। इसके बहुत से पहलू हैं, एक पर्सनल एंगल है, कोई डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के साथ तल्लुकात हैं, कुछ बिजनेस डील्स की हैं, तो ये सारी चीजें हैं। मगर ये जो इंडिया के साथ जंग हुई ना, उसके बाद आपका जो स्टैचर है ना वो बहुत बढ़ गया है। और डोनाल्ड ट्रंप को वो खुद कहता है कि मुझे तकड़े लोग पसंद हैं। गोरों को भी, अंग्रेज को भी तकड़े लोग पसंद थे, इसलिए पंजाबीज और पठान्स उनको पसंद थे, और बंगालीज उनको पसंद नहीं थे। वो लड़ते नहीं थे, ये तैयार हो जाते लड़ने के लिए। एंड दे आर गुड फाइटर्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में वी हैड ग्रेट कंटिजेंट्स, बड़ी तारीफ है, बड़े लोगों को नाइटहुड्स मिले। तो अब बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के इसके ऊपर, आपका सवाल के ऊपर, आज या कल या मेरा ख्याल एक आध दिन हुआ है, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो राइट विंग प्रो कंजर्वेटिव रिपब्लिकन पार्टी जो बहुत बड़ी अखबार है अमेरिका में, उसके अंदर कल मेरा ख्याल है एक मजमून छपा है कि केड़ी गिदड़ सिंगी पाकिस्तान ने किया क्या क्या। तो मैं अब क्या उसके ऊपर जाऊं, मैंने इशारे तो कर दिए 5-6 आइटम्स के, तो आप मेहरबानी करके वो पढ़ लें आर्टिकल, तो उससे सारा कुछ लिखा हुआ है। और जाहिर है कि इसमें जो चीज़ डिस्कस नहीं होती कि कितनी मेहनत के साथ फील्ड मार्शल साहब ने और सागडार साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने सब ने मिल के किस किस्म की डिप्लोमेसी की है, कितनी भागदौड़ की है, और किस तरीके से ट्रंप को काबू किया हुआ है। तो आई थिंक कोई गिदड़ सिंगी नहीं है, इट्स हार्ड वर्क। अच्छा सेठी साहब, जाते जाते एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो भी मैं कर लूँ इस सीजन में। नवीद अहमद टंडू मोहम्मद खान से पूछ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान सालिसी में कामयाब हो जाता है तो 2026 में नोबेल प्राइज़ के लिए फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म नामजद हो सकते हैं? अल्लाह करे हो जान, मैं तो कहना हो जान, नोबेल प्राइज पाकिस्तान को भी आ जाए, सभी हाथ उठाएं, कामयाब हो जाते हैं। सब हाथ उठाएं और आमीन कहें। हाँ, सानू भी कोई इनवाइट कर लें जो उत्थे जाणगे लैंड, ਅਸੀਂ भी नाल चले जावांगे। सब बोलो आमीन। तुम शरारतें करनी बंद कर दो। सेठ साहब सिद्के दिल से ये दुआ है कि ऐसा होता हम देखें, हम और बहुत कुछ ऐसा होता देख रहे हैं जो इससे पहले किसी ने सोचा नहीं था। तो चले इसी पे प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इससे बड़ी दुआ क्या हो सकती है, और जब सेठी साहब ने ये दुआ कर दी है तो फिर इस पे तो सभी आमीन कहेंगे। अब इसके अलावा जफर चुगताई इंग्लैंड से, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मैं कह रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया सेठी साहब। इसके अलावा अली इमरान जर्मनी से, आपने बहुत से सवाल भेजे। उम्मीद है आज के एनालिसिस में आपको उन सवालों के जवाब भी मिले होंगे। आमिर अहमद, आप हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, टोरंटो से आपने क्वेश्चन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक हसन हैदराबाद से, आपका सवाल हमने शामिल किया।
منیر بیگ سعودی عرب سے، آپ کا سوال آج ہم نے سوچا تھا ضرور شامل کریں گے، لیکن اگلے شوز میں شیخ عمران ڈی آئی خان سے، طارق احسن افغانستان سے، بہت شکریہ آپ کے سوال کا، بہت اچھا لگا آپ نے افغانستان سے یہ جاننے کی کوشش کی. سید سیف اللہ گیلانی ملتان سے اینڈ مینی ادرز، آپ سب کے ہم بہت شکر گزار ہیں. انتظار رہے گا آپ کے مزید سوالوں کا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں.